नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें स्पेन के छोटे से इलाके सेउता के तराखल बीच की हैं। देखकर लग रहा होगा कि शायद यहाँ नाव पलटी है या कोई हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई नाव नहीं पलटी, ना ही कोई हादसा हुआ। ये किनारे पर लगी लोगों की भीड़ इलीगल इमिग्रेंट्स की है, जो अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर रहे हैं मोरक्को से स्पेन की सीमा में दाखिल होने के लिए। कैमरों की मॉनिटरिंग के दौरान जो दिखा वो अब आम बात हो गई है। कुछ थके हुए बच्चे समुद्र से निकलकर दीवार फांद रहे हैं, कई परिवार पानी में चलकर आ रहे हैं और स्पेन के सिविल गार्ड सोल्जर्स उनके पीछे पीछे पानी में उतर रहे हैं। सेउता की लोकल सरकार ने बताया कि पिछले 10 साल में करीब 1500 से 2000 लोग बॉर्डर पार करके अंदर आ चुके हैं और 30 जुलाई की दोपहर भी सैकड़ों लोग आए थे। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ 24 घंटे में करीब 39,000 लोगों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की। मरने वालों की गिनती 9 से बढ़कर अब 18 हो गई है। कुछ लाशें बॉर्डर की दीवार के पास समंदर में तैरती हुई भी मिली। अब स्पेन ने अपनी सेना को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है ताकि सिविल गार्ड की मदद हो सके। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस खुद सेउता पहुंचे क्योंकि वहां के लोकल नेता जोआन खेसुस विवास ने इसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बताया। कुछ लोग तैर कर आए, जहां बॉर्डर की दीवार समंदर से मिलती है, तो वहीं पर कुछ लोगों ने दीवार में टूटी जगह से चलकर पार कर लिया। ये कहानी सिर्फ सेउता की नहीं है, ये 3 जगह से चलती है। सेउता, मेलिया की जमीनी सीमा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का छोटा मगर खतरनाक रास्ता और कैनरी आइलैंड का सबसे लंबे और सबसे जानलेवा समंदर वाला रास्ता। तीनों की कहानी एक जैसी है। मजबूर लोग, बीच में बस थोड़ी सी दूरी और हर साल बढ़ती लाशों की गिनती। इस इलीगल इमिग्रेशन की पूरी कहानी बताएंगे इस वीडियो में। तो खबर समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्पेन और मोरक्को के बीच दूरी कितनी है। सबसे कम दूरी है सिर्फ 14 किलोमीटर की। इसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं, जहां मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशियन से मिलता है। दुनिया की सबसे सक्रिय या यूं कहें तंग समुद्री सीमाओं में से एक। साफ दिन में यहां से बिना दूरबीन के एक छोर से दूसरा छोर आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन असली पेच सेउता और मेलिया में है। ये दोनों स्पेन के शहर हैं, मगर अफ्रीका के महाद्वीप और मोरक्को के अंदर, यानी पूरे यूरोपीय यूनियन की अफ्रीका के साथ सिर्फ यही एक जमीनी सीमा है। मोरक्को के शहर फनीदेक या नादौर में खड़े किसी शख्स के लिए यूरोप कोई समुंदर पार का सपना नहीं, बस एक फेंस भर की दूरी है। कुछ 100 मीटर भर की दूरी, या यूं कहे कुछ हाथ दूर तैर कर मरने जितना दूर। एक तीसरा रास्ता भी है जो बहुत दूर है, साउथ में, ईस्ट सहारा, मॉरिटेनिया, सेनेगल और गाम्बिया के किनारों से लकड़ी और फाइबर की नावें कैनरी आइलैंड की तरफ निकलती हैं। ये सफर कहीं 100 किलोमीटर का है तो कहीं 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का। और जो रास्ता सबसे छोटा दिखता है वो सबसे ज्यादा जोखिम भरा है, क्योंकि पास दिखने वाली दूरी लोगों को हद से ज्यादा हिम्मत दिखाने पर मजबूर कर देती है। और जो रास्ता सबसे लंबा है वहां लोग दिनों तक, कई दिनों तक टूटी फूटी नावों में समंदर के बीच फंसे रह जाते हैं। यानी छोटे रास्तों पर लोग तैर कर ही पार करने की कोशिश में लग जाते हैं और लंबी दूरी में ये हिम्मत किनारे पर ही जवाब देती है और लोग नाव पतवारों का सहारा लेते हैं। शायद इसीलिए हजारों हजार लोग दशकों से तैर कर करीब 14 किलोमीटर वाले जो पॉइंट है उसको पार करने की कोशिश करते आ रहे हैं। अब जानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग घर छोड़ते क्यों हैं। बड़ी वजह है गरीबी और बेरोजगारी। वेस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीका के युवाओं की बेरोजगारी यूरोप के मुकाबले कहीं ज्यादा है। साहिल क्षेत्र में मौसम बदलने के साथ खेती तबाह हो रही है, जिससे गांव के लोग समंदर किनारे की तरफ आ जाते हैं। यूरोप, खासकर स्पेन को लोग ऐसी जगह मानते हैं जहां छोटा मोटा काम भी घर से कई गुना ज्यादा पैसे देता है, चाहे ये सोच सही हो या गलत। जो लोग पहले जा चुके हैं और घर पैसे भेज रहे हैं, वो परिवारों के बाकी लोगों को भी वही रास्ता अपनाने के लिए उकसाते हैं। यानी माइग्रेशन अब सिर्फ एक अकेले इंसान का फैसला नहीं है, बल्कि फैमिली प्लानिंग बन चुका है और स्मगलिंग गैंग इसी मजबूरी को भुनाते हैं। नाव अच्छी हो या खराब, रास्ता खतरनाक हो या कम खतरनाक, हर चीज का अलग रेट लगा हुआ है, क्योंकि सुरक्षित रास्ता है ही नहीं। इसीलिए मैंने वीडियो में अभी खतरनाक या कम खतरनाक बोला।
4 तरीके सबसे ज्यादा चलते हैं। पहला है तैरना, स्योता में सबसे आम। लोग टायर ट्यूब, आपस में बंधी हुई खाली प्लास्टिक की बोतलें या नॉर्मल लाइफ जैकेट के सहारे फनी लेक से करीब 5 किलोमीटर तैरते हैं या बेल यूनिट से थोड़ी कम दूरी वाला रास्ता लेते हैं। दूसरा, छोटी रबर या लकड़ी की नाव, जिसे पातेरा कहा जाता है। इसमें क्षमता से कहीं ज्यादा लोग भर दिए जाते हैं। और तीसरा है सेवता मेलिया की फेंस पर चढ़ना। ये फेंस करीब 6 मीटर ऊंची है, ऊपर कांटेदार तार लगे हैं। यही तरीका सबसे ज्यादा जाने लेता है क्योंकि यहाँ भगदड़ मच जाती है। चौथा है कैनरी आइलैंड के लिए दिनों दिन चलने वाली खुले समुद्र की नाव यात्रा, जहां धूप, प्यास और इंजन खराब होने का खतरा लगातार बना रहता है। अच्छा, अब ये जानते हैं कि कौन हैं ये लोग। स्पेन जाने वाले लोग एक जैसे नहीं है। सेउता मेलिया में ज्यादातर युवा मोरक्को के लड़के आते रहे हैं। साथ ही माली, गिनी, सेनेगल और आइवरी कोस्ट जैसे उप सहारा अफ्रीकी महाद्वीपीय के लोग भी शामिल हैं। इसमें बिना परिवार के अकेले आने वाले नाबालिग बच्चों की तादाद काफी बड़ी, जिसकी वजह से कैनरी आइलैंड के लोकल सरकार और मैड्रिड के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है कि इन बच्चों को कहां कहां भेजा जाए। कैनरी आइलैंड के रास्ते ज्यादातर सेनेगल, मॉरिटानिया, गाम्बिया और मोरक्को के कब्जे वाले वेस्टर्न सहारा के लोग आते हैं। 2025 में यूरोप पहुंचे कुल गैर कानूनी लोगों में से करीब 17% वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका के थे। महिला और बच्चे कम हैं, मगर नजरअंदाज करने लायक नहीं। सिर्फ 5 महीने में दर्ज मौतों में 112 महिलाएं और 342 बच्चे शामिल हैं। ज्यादातर लोग रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं, बेरोजगारी और गरीबी की वजह से, मगर इनमें से साहेल क्षेत्र में जिहादी हिंसा से भागे लोग भी शामिल हैं। आर्थिक प्रवासी और शरणार्थियों के बीच लाइन असल जिंदगी में बहुत धुंधली है, भले ही स्पेन और यूरोपीय संघ का कानून इसे साफ साफ अलग मानता हो। हर तरीके में खतरा बढ़ता है। तैरने वालों को तेज पानी का बहाव और ठंड का सामना करना पड़ता है। गर्मी में भी शरीर ठंडा पड़ सकता है क्योंकि पानी अंदर जाकर एकदम ठंडा हो जाता है, तो इससे हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में पानी का बहाव बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ अटलांटिक और मेडिटेरियन सी का पानी आपस में टकराता है और तेज वाटर करंट्स बनाता है। और ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स में से एक है। अच्छे तैराक भी बहाव में बहकर रास्ता भटक जाते हैं या थककर डूब जाते हैं। हर तरीके में खतरा बढ़ता ही जाता है। तैरने वालों को तेज पानी का बहाव और ठंड का सामना करना पड़ता है। गर्मी में भी शरीर ठंडा पड़ सकता है क्योंकि पानी अंदर जाकर एकदम ठंडा हो जाता है, तो हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ा रहता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में पानी का बहाव बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ अटलांटिक और मेडिटेरेनियन सी का पानी आपस में टकराता है, वाटर करंट्स तेज होते हैं और ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स में से एक है। अच्छे तैराक भी बहाव में बहकर रास्ता भटक जाते हैं या थककर डूब जाते हैं। मौसम भी अचानक पलट जाता है। सुबह शांत दिखने वाला समंदर दोपहर तक खतरनाक लहरों वाला बन जाता है और ठंडा पानी उतनी जल्दी हाइपोथर्मिया कर देता है जितना लोग सोचते भी नहीं। कैनरी आइलैंड का रास्ता जिब्राल्टर जितना उथल पुथल वाला नहीं, मगर वहां दूरी बहुत ज्यादा है। इंजन खराब होता है, पानी खाना खत्म हो जाता है या रास्ता भटक जाना नाव को दिनों तक समंदर में फंसा सकता है। यही वजह है कि 2025 में इसी एक रास्ते में करीब 1900 मौतें दर्ज हुई। भले ही 2024 के मुकाबले यह आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी इसे कम कहना जायज नहीं होगा। स्पेन जाने के रास्ते समय समय पर बदलते रहे। जहां सख्ती बढ़ी है वहां रास्ता हट जाता और कहीं और नया रास्ता खुल जाता है। 1990 और 2000 के दशक में ज्यादातर दबाव जिब्राल्टर और सेउता मेलिया की फेंस पर रहा। बड़ा मोड़ आया साल 2021 के मई में, जब मोरक्को और मैड्रिड के बीच कूटनीतिक झगड़े के चलते मोरक्को ने बॉर्डर पर से सिक्योरिटी हटा ली और कुछ ही दिनों में 8,000 से 10,000 लोग सेउता में घुस गए। और फिर अगले ही साल जून 2022 में मिलिया की फेंस पर भगदड़ मची। करीब 2000 लोगों ने एक साथ फेंस पर धावा बोल दिया। इस घटना में करीब 18 लोग मारे गए। मोरक्को सरकार का आंकड़ा कम था, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का आंकड़ा 23 से ज्यादा था। ये उन दो शहरों के इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। 2022 में
2022 के बाद लैंड बॉर्डर पर सख्ती बढ़ी तो दबाव साउथ अफ्रीका की तरफ खिसक गया। कैनरी आइलैंड का रास्ता जहां सालों से कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वहां लोड लगातार बढ़ने लगा और 2024 में रिकॉर्ड 47,000 के करीब लोग वहां पहुंचे। फिर 2025 में स्पेन, मोरक्को, मॉरिटानिया और सेनेगल ने साथ में सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी और फिर कैनरी आइलैंड पर पहुंचने वालों की संख्या 62% गिरकर करीब 17,800 रह गई। फिर भी ये रास्ता दुनिया में सबसे ज्यादा जानलेवा बना रहा। मैड्रिड की रणनीति तीन बातों पर टिकी है: बॉर्डर पर सख्ती, पड़ोसी देशों से मदद और कंट्रोवर्शियल रिफ्यूजी मैनेजमेंट सिस्टम। स्पेन का गृह मंत्रालय बार बार नेशनल इमरजेंसी घोषित करने से मना करता रहा है, भले ही सेउता मेलिया को लोकल नेता यही मांग करते रहे। हाल ही में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि समंदर में पकड़े गए लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। सौता के अधिकारियों का कहना है कि इसी फैसले ने हाल ही में बढ़े इलीगल इमिग्रेशन को हवा दी, क्योंकि ये नियम जमीन या फेंस से आने वाले लोगों पर लागू नहीं होता। स्पेन का शरणार्थी मंजूरी दर पूरे यूरोपीय संघ में सबसे कम है, जिसकी वजह से मानवाधिकार संगठन उसकी आलोचना करते हैं, जबकि सरकार गिरते आंकड़ों को अपनी कामयाबी बताती है। मोरक्को अब दरबान के रोल में है और ये भूमिका उस ताकतवर बना रही। बात अब मोरक्को के स्टैंड की। मोरक्को अब दरबान के रोल में है, ये भूमिका उसे और ताकतवर बना रही है। उसकी तटरक्षक और पुलिस ज्यादातर नावों को स्पेन के पानी तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। सरकार का दावा है कि 2025 में अकेले 34,000 से ज्यादा कोशिशें रोकी गई। मोरक्को जब चाहे इस सहयोग को बढ़ा सकता है, जब चाहे घटा सकता है, जैसे 2021 में साफ दिखा। जानकारों का कहना है कि मोरक्को इसी सहयोग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया वेस्टर्न सहारा पर उसके दावे को मान्यता दे। पहले स्पेन ने माना, फिर फ्रांस ने, फिर अमेरिका ने, तो 2020 में मान ही लिया। मोरक्को के अंदर अपनी मुश्किलें हैं। मोरक्को के अंदर भी अपनी मुश्किलें हैं। वहां से गुजरने वाले लोगों को संभालना, अपने ही देश के पलायन के दबाव को झेलना और यूरोपीय संघ की फंडिंग वाली सख्ती लागू करना, जिसके बारे में मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि इससे माइग्रेशन रुकता नहीं, बस लोग और लंबे और खतरनाक रास्ते चुनने लगते हैं। अब तक कितने लोग जान गंवा चुके हैं, ये बड़ा सवाल है। आंकड़े चाहे जितने अलग-अलग क्यों ना हो, बात एक ही निकलती है कि दुनिया के किसी और माइग्रेशन रूट पर इतनी मौतें शायद ही होती हों। संस्था कामिनांदो फ्रॉन्टेरास के मुताबिक साल 2025 में जनवरी से दिसंबर के बीच स्पेन जाने वाले सारे रास्तों पर करीब 3,090 मौतें हुई। 2024 में 10,457 के करीब, मुकाबले काफी कम है, मगर इस अकेले अटलांटिक रूट पर ही करीब 1,900 मौतें शामिल हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने अलग से बताया कि 2025 में अटलांटिक रूट पर 1,200 से ज्यादा और मेडिटेरेनियन सी में 2,100 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए। यानी दुनिया भर में हर दिन औसतन करीब 21 प्रवासियों की मौत हो रही है। हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है जो अक्सर खबर तक नहीं पहुंचती। फनी देख का कोई लड़का जो सुबह पानी में उतरा और कभी बाहर ही नहीं आया। कोई परिवार जिसकी नाव मोरक्को के किनारे खाली मिली। कोई बच्चा जिसका शव महीनों बाद किनारे से लगा मिला और किसी हादसे से जोड़ा भी नहीं जा सका। जो बच जाते हैं वो भी अपने साथ जख्म लेकर चलते हैं। ठंड से बीमार पड़ना, डूबते डूबते बचना और साथियों को आंखों के सामने डूबते देखने का सदमा, जो स्पेन की जमीन पर भी पहुंचने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इस हफ्ते सेउता में जो हुआ वो कोई इकलौती घटना नहीं है। ये पिछले 20-25 साल से चला आ रहा एक पैटर्न है और ये उसकी ताजा कड़ी है। हालांकि आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।